हेलो फ्रेंड्स, तो दो फैमिली अपनी कंप्लीट हो चुकी है पी ब्लॉक की। और आप देख रहे होंगे बार बार जो रिएक्शंस हैं वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो अपन ने चैप्टर पढ़ा था या पी ब्लॉक का बॉन्डिंग पार्ट जो पढ़ा था पार्ट 1 उसी से रिलेटेड है, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो घबराने की और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये जो टॉपिक्स है ब्लॉक केमिस्ट्री जिनसे डर लगता है, इसीलिए मैंने आपको एक चैप्टर पहले प्रोवाइड करवा दिया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और एक और चैप्टर जो कि पी ब्लॉक पार्ट 1 जिसको बॉन्डिंग पार्ट अपन बोलते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अपन बहुत कॉन्फिडेंटली आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको भी सब्जेक्ट में मज़ा आ रहा होगा और सब्जेक्ट सीखने को मिल रहा होगा, ठीक है ना। और जो फोबिया होता है ना, इनऑर्गेनिक का फोबिया है ना, इनऑर्गेनिक फोबिया या ब्लॉक केमिस्ट्री का फोबिया जिसमें अपन डरते हैं पढ़ने से, वो आपका ख़त्म होता चला जाएगा, ठीक है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली जो है वो पार्ट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो 12th के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली 11th के अंदर था, और नाइट्रोजन फैमिली जो है वो 12th क्लास के अंदर दे रखा है। पार्ट 1 का चैप्टर है, 7th नंबर चैप्टर है, ठीक है ना। ग्रुप नंबर 15 से अपन स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्स की, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और उनकी फिजिकल स्टेट की। चलिए देखते हैं। देखें, एलिमेंट्स अपने पास नाइट्रोजन है ना, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो नाइट्रोजन हो गया आपका, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। मेरे ख्याल से जो 2 बार मैंने आपको बात बताई थी अब वो गलती नहीं हो रही होगी, ठीक है ना, बिस्मथ, ठीक है ना। अब वो गलती नहीं होगी। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3 होता है, इसका हो जाएगा 2s2 और 2p3, इसका हो जाएगा 3s2 और 3p3। अब आ जाएंगे अपने D के इलेक्ट्रॉन, तो 3d10, 4s2, 4p3। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर हम सिली मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। एंड तक जाते जाते आपको अच्छे से याद हो जाएगा और बिल्कुल भी गलती होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। 5s2 एंड 5p3। और नेक्स्ट आ गए बिस्मथ पर अपन, तो 4f14 और 5d10, 6s2, 6p3। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए इनके, ठीक। नेक्स्ट अपन आते हैं फिजिकल स्टेट पे। तो फिजिकल स्टेट पे आए तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। देखें, नाइट्रोजन जो है वो हमें मिलता है किसकी फॉर्म में, N2 की फॉर्म में, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में, और ये सब जो है पॉलीमेरिक फॉर्म में, पॉलीमेरिक फॉर्म में, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है वो तो गैस होती है, आप सभी जानते हैं, और फॉस्फोरस से बिस्मथ तक सबके सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाले क्लासिफिकेशन की, तो अपने पास जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है ये तो हो गए अपने कौन से, नॉन मेटल, नॉन मेटल है ना। और आर्सेनिक से लेके बिस्मथ जो है वो अपने हो गए कौन से, मेटल्स, सॉरी आर्सेनिक से लेके एंटीमनी तो हो गए अपने मेटलॉइड, और बिस्मथ जो है वो अपना हो गया मेटल। इस तरीके से अपने पास एलिमेंट्स है, नॉन मेटल, मेटलॉइड और मेटल। नाइट्रोजन नॉन मेटल, फॉस्फोरस नॉन मेटल, आर्सेनिक मेटलॉइड, एंटीमनी मेटलॉइड और बिस्मथ क्या है, मेटल। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, आर्सेनिक जो है वो नॉन मेटल के ज़्यादा पास है और एंटीमनी जो है वो बिस्मथ के ज़्यादा पास है। इसका मतलब क्या हो गया कि आर्सेनिक की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, और एंटीमनी की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा कौन सी होगी, मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी। भाई बेसिकली मेटेलॉइड अपन किनको बोलते हैं, मेटेलॉइड अपन उनको बोलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मेटल जैसी भी होती है और किसके जैसी होती है, नॉन मेटल के जैसी भी होती है। पर यहाँ पे इस चीज़ को समझना, आर्सेनिक जो है वो फॉस्फोरस के पास है, एंटीमनी जो है वो बिस्मथ के पास है। इस वजह से आर्सेनिक ज़्यादा किसके जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, फॉस्फोरस के जैसी, और एंटीमनी जो है वो बिस्मथ जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। ये अपने पास एलिमेंट हो गए। नाइट्रोजन तो आप सभी जानते हैं गैसियस स्टेट में मिलता है। फॉस्फोरस की जो अपन ने यहाँ बात करी है, जो फॉस्फोरस की बात करी है वो कौन सा फॉस्फोरस बोल रहे हैं अपन, व्हाइट फॉस्फोरस। आगे और भी फॉस्फोरस पढ़ेंगे अपन फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स के अंदर, ठीक है ना। तो अभी के लिए तो फॉस्फोरस जो है वो व्हाइट फॉस्फोरस होता है अपना, ठीक है, P4 जिसको अपन बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अपने पास है
एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी। आप अगर पीरियोडिक वो अपनी एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो वहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। उसी टेबल को अपन यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, ठीक। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और साथ में क्या हो गया बेटा, बिस्मथ हो गया। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सिंपल सा ऑर्डर है, ठीक है ना। इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। हाँ, डाउट ये आता है कि सर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस हिसाब से तो ऊपर से नीचे जाने पर डी और एफ के इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, डी और एफ के इलेक्ट्रॉन पुअर शील्डिंग करते हैं, तो सर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। जैसे थेलियम और इंडियम में थेलियम की ज़्यादा होती है, टिन और लेड में लेड की ज़्यादा होती है। पर बेटा क्या है कि जब डी इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे डी ब्लॉक खत्म होता है तो ग्रुप 13 पे उसका इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे जैसे अपन ग्रुप 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16 आते चले जाते हैं, उसका इफेक्ट कम होता चला जाता है, क्योंकि पी के इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा इफेक्ट पी के इलेक्ट्रॉन का आने लगता है, ठीक है ना। पहले तो क्या था कि सिर्फ पी में एक ही इलेक्ट्रॉन था, जस्ट डी के इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुए थे, नए नए ताज़ा इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुए थे, इस वजह से वहाँ पे एकदम से इफेक्ट देखने को मिलता है। पर अभी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तो इसलिए इफेक्ट कम होता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे डी और एफ के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग का कोई खास इफेक्ट नहीं दिखेगा और सिंपली क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होने लग जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है और साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये देखने को अब थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 4f की पुअर शील्डिंग है, 4f की पुअर शील्डिंग है तो z इफेक्टिव थोड़ा सा ज़्यादा है और थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट उसके बाद में बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद में कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, ठीक है ना। पॉज करके लिखते भी जाएं बातों को, जितने भी पॉइंट्स अपन बोल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। साइज बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, यहाँ पे रीज़न क्या आ जाएगा बेटा, 4f इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट रेडियस की बात कर रहे हैं तो कोवेलेंट रेडियस नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। वही जब आयनाइजेशन एनर्जी अपन ने बोला था तो क्या बोला था, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात, इसलिए कोवेलेंट रेडियस भी इंक्रीज होगी। हाँ भाई, अब आते हैं अपन आयनिक रेडियस पे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना यहाँ पे। इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, किसके लिए कौन सी रेडियस की बात की गई है वो देखेंगे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस। देखो भाई, मैंने अभी बोला था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तो नॉन मेटल है, ठीक है ना। आर्सेनिक जो है वो अपना मेटेलॉइड है। उसके बाद में अपने पास है एंटीमनी और एक और क्या है अपने पास में, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक और एंटीमनी जो मेटेलॉइड है वो फॉस्फोरस के जैसी, आर्सेनिक फॉस्फोरस के जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा और एंटीमनी बिस्मथ के ज़्यादा पास में तो उसके जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो हम यहाँ जब रेडियस की बात करते हैं तो इनके लिए तो अपन एनायनिक रेडियस की बात करते हैं, एनायनिक रेडियस, और इनके लिए अपन कैटायनिक रेडियस की बात करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मैं यहाँ पे जो बात करूँगा वो नाइट्रोजन पे -3 की बात करूँगा, फॉस्फोरस पे -3 की बात करूँगा, आर्सेनिक पे -3 की बात करूँगा। पर जब मैं एंटीमनी पे बात करूँगा तो एंटीमनी पे +3 की बात करूँगा और बिस्मथ पे +3 की बात करूँगा। इस तरीके से अलग अलग दो टाइप की रेडियस अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक अपनी आयनिक रेडियस, किसके लिए, एनायनिक रेडियस, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के लिए, और एंटीमनी बिस्मथ के लिए अपन जो है वो कैटायनिक रेडियस, क्योंकि ये मेटल के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी होगी मेटल जैसी, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। तो अपन ऑर्डर की बात करें यहाँ पे तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक ऊपर से नीचे जा रहे हैं बेटा, साइज क्या होता जा रहा है अपना, बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है,
कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगी, आयनिक रेडियस बढ़ेगी। अब आ जाओ एंटीमनी और बिस्मथ, तो यहाँ पे भी आयनिक रेडियस बढ़ेगी। ठीक है, अब इन दोनों में ऑर्डर में देखें तो इसके लिए अपन एनायनिक रेडियस की बात कर रहे हैं, इसके लिए अपन कैटायनिक रेडियस की बात कर रहे हैं। दोनों के शेल जो है वो सेम हो चुके हैं, दोनों के शेल जो है वो सेम हो चुके हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे आर्सेनिक 3 नेगेटिव और एंटीमनी 3 पॉजिटिव में साइज किसका बड़ा हो जाएगा, आर्सेनिक 3 पॉजिटिव का, क्योंकि ये रेडियस जो है वो कैटायनिक रेडियस है और ये रेडियस कौन सी है, एनायनिक रेडियस है। इस वजह से जब मैं ऑर्डर की बात करूंगा आयनिक रेडियस की, तो सबसे कम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ठीक है ना, 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव, फिर कैटायनिक रेडियस आ जाएगी तो फिर साइज क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा, और यहाँ पे बिस्मथ 3 पॉजिटिव। इस तरीके से अपन रेडियस की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट करिए फटाफट से, फिर उसके बाद में अपन दूसरी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जल्दी से कंप्लीट करिए। तो नोट कर लिया होगा आपने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोवेलेंट रेडियस एंड आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस पे थोड़ा सा ध्यान देना, वहाँ पे सोचने वाला पॉइंट आता है कि किस एटम के लिए कौन सी रेडियस की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर बेटा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में अपने पास है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अभी अपन ने देखा था बेटा नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में मिलता है अपने को, N2 मॉलिक्यूलर फॉर्म, फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में, और ये पॉलीमेरिक फॉर्म में मिलते हैं। मतलब ये तो मेटेलिक फॉर्म हो गई बेसिकली, ठीक है, और ये कोवेलेंट नेटवर्क हो गया। तो जब मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो मॉलिक्यूलर सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड में सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, नेटवर्क सॉलिड का सबसे ज्यादा होगा। फिर ऊपर से नीचे जा रहे हैं, नेटवर्क सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड में भी नेटवर्क सॉलिड का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया एंटीमनी और बिस्मथ में साइज किसका बड़ा है, बिस्मथ का साइज बड़ा है। बिस्मथ का साइज बड़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या रहेगी, कम रहेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगी तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो अपन जब भी मेल्टिंग पॉइंट निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, उनकी फिजिकल स्टेट देखेंगे कि वो किस फॉर्म में मिलते हैं, किस फॉर्म में मिलेंगे, उस फॉर्म के हिसाब से कंपेयर करेंगे। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म तो ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट P4 का है, इसलिए P4 तो रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड है, पर N2 क्या है, रूम टेम्परेचर पे गैस है। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, P4 का ज्यादा हुआ। ठीक है ना, फिर ये नेटवर्क सॉलिड है तो इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा नेटवर्क सॉलिड। क्यों, क्योंकि सब तरफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नेटवर्क बना हुआ होता है, स्ट्रेंथ उसकी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से कोवेलेंट नेटवर्क का मेल्टिंग पॉइंट इन सब में सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर बेटा डेंसिटी की। देखें डेंसिटी, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, पर मास जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, और मास तेजी से बढ़ेगा इस वजह से डेंसिटी ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अपन ने पहले भी पढ़ा है। ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मास तेजी से बढ़ता है, किसके कंपैरिजन में, साइज के कंपैरिजन में, इस वजह से ऊपर से नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो ये अपने कौन सी प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। आयनाइजेशन एनर्जी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर अपन ने देखा किसकी, एंटीमनी की और बिस्मथ की एक जैसी है। कोवेलेंट रेडियस कोई एक्सेप्शन नहीं है। आयनिक रेडियस में थोड़ा सा ध्यान देना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के लिए अपन को एनायनिक रेडियस की बात करनी है, और जो एंटीमनी और बिस्मथ है उसके लिए कैटायनिक रेडियस की बात करनी है। मेल्टिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। सिंपल अपन को क्या करना है, उसके अंदर एलिमेंट की जो फिजिकल स्टेट है वो लिखनी है और फिर उसके बेसिस पे कंपेयर करना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। डेंसिटी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट आ जाए, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है ना, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को समझे। सबसे पहली बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है ना, एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करते चले जाते हैं, आप नोट भी करते जाइएगा, एनसीईआरटी से मैच भी करते जाइएगा। ठीक है, देखें यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो पांचों के 5 अगर बॉन्डिंग में जाएंगे तो हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +5। और जगह कितने इलेक्ट्रॉन की है आने के लिए, 3 की।
तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो चार्ज कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना। इसमें बात करें तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 to +5, ये वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। फिर बात कर रहे हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3 +3 +5 है। क्यों है बेटा, ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो -3 +3 तो समझ में आ गया होगा। एक्साइटेड स्टेट में बॉन्ड बनाएगा तो कौन सी हो जाएगी बेटा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें ऑल एलिमेंट्स शोज -3 ऑक्सीडेशन स्टेट बट स्टेबिलिटी of -3 decreases as we move top to bottom। ऐसा क्यों, ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मेटेलिक नेचर, है ना बेटा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, और मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। इसका मतलब -3 की स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को समझे, नाइट्रोजन कैन शो +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ ऑक्सीजन। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन +1 +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। कौन कौन से कंपाउंड है, N2O, NO, NO2। क्यों बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, और मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, इस वजह से ये स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें अपन, फॉस्फोरस कैन शो +1 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सी एसिड्स। ऑक्साइड में नहीं, ऑक्सी एसिड के अंदर फॉस्फोरस +1 शो कर सकता है, जो कि मैंने बताया था हाइपोअस एसिड होता है फॉस्फोरस का। फिर उसके बाद में बात करें नाइट्रोजन की, जो है इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है। अनस्टेबल होती है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन disproportionate in acidic / neutral medium, ठीक है ना। कौन से मीडियम में, मीडियम देते ही जैसे NO2 है, अपन ने देखा था NO2 को पानी में डालते हैं बेटा HNO2 + HNO3 मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। पर NO2 को अपन है ना क्या बोलते हैं, सिंपली बेस में दिक्कत आएगी डिस्प्रपोर्शनेशन में। सबसे बढ़िया डिस्प्रपोर्शनेशन किसके अंदर होगा, एसिडिक मीडियम के अंदर हो जाएगा। जैसे HNO2 है, HNO2 अनस्टेबल है, HNO2 अनस्टेबल होता है, क्या देता है, HNO3 + NO देता है। एग्जाम्पल भी लिख देते हैं यहाँ पे, HNO2 जाएगा किसके अंदर बेटा, HNO3 + NO के अंदर। ये डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। एक और पॉइंट को देखें, नेक्स्ट फॉस्फोरस है ना, फॉस्फोरस ऑल इंटरमीडिएट तो अपन देख रहे थे कि जितने भी मीडियम है, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, सबके अंदर जो है वो फॉस्फोरस के जो बीच वाले कंपाउंड्स हैं इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, वो सबके सब डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। सबके सब क्या होते हैं, डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं। जैसे इसका रीज़न क्या है, बेसिकली इनर्ट पेयर इफेक्ट इसका रीज़न है, ठीक है ना, समझना। ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस डिस्प्रपोर्शनेट्स इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम। क्यों भाई, क्योंकि जब अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी है ना, ड्यू टू
इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस +5, आर्सेनिक +5, एंटीमनी +5 और बिस्मथ +5 की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फॉस्फोरस +5 की होगी। पर अगर मैं बात करूं +3 की तो आर्सेनिक +3 और बिस्मथ +3, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? बिस्मथ +3 की होगी। इसको कैसे समझे मैं? ऊपर से नीचे जाते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। तो जब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि फॉस्फोरस के ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे, क्योंकि फॉस्फोरस का +3 अनस्टेबल है, वो आना चाहेगा किसके अंदर? +5 के अंदर। पर ऊपर से नीचे जाएंगे तो +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और +5 की कम होती जा रही है। मतलब +3 के +5 में जाने की टेंडेंसी कम हो रही है। इसका मतलब क्या होगा? डिस्प्रपोर्शनेशन की जो रेट है वो कम होती चली जाएगी। इवन बिस्मथ का +3 तो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बिस्मथ का कौन सा? +3, जो कि अपन ने किस में डिस्कस किया था? इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर डिस्कस किया था। इसमें यह भी तो पढ़ा था अपन ने इनर्ट पेयर इफेक्ट में, अगर याद हो आपको। तो आर्सेनिक +3, आर्सेनिक +5 में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? आर्सेनिक का +5, और बिस्मथ का +3 और बिस्मथ का +5 में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बिस्मथ का +3। तो क्या हो गया बेटा? +3 +5 में जाना ही नहीं चाहता, स्टेबल हो गया। तो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हुई, इसका मतलब उसके डिस्प्रपोर्शनेट करने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है ना? तो आप इसको कंप्लीट करिए फटाफट से। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इसको कंप्लीट करिए फटाफट से। तो ये हो गया अपने वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट अपने पास आता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ये तो बार बार जब अपन ने एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक के अंदर 2 फैमिली पढ़ ली, तो अब तो ये बात आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई होगी कि जो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है सबके सब बदमाश है। ठीक है ना? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो अपने ग्रुप वालों से डिफरेंट शो करते हैं, अलग ही चलते हैं। ये जबरदस्ती के फूफा जी बने हुए हैं जो शादियों के अंदर नाराज हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अपन बात कर रहे हैं किसकी? नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। क्या चक्कर है नाइट्रोजन के एनॉमलस बिहेवियर की? देखें, क्या रीजन भाई? साइज क्या? छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या? ज्यादा। ठीक है? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल है ही नहीं, बाकी सबके पास में डी ऑर्बिटल है। ठीक है ना? फिर आयनाइजेशन एनर्जी एबनॉर्मली ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एबनॉर्मली कम, एंडोथर्मिक है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। किससे? फॉस्फोरस के कंपैरिजन में, आर्सेनिक के कंपैरिजन में। ठीक है ना? नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड एनर्जी आपको याद होगा कम होती है। सिंगल बॉन्ड एनर्जी किसके कंपैरिजन में? फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसलिए तो नाइट्रोजन कैटेनेशन शो करता ही नहीं है, जबकि फॉस्फोरस तो कैटेनेशन शो करता है। ठीक है ना? इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, क्योंकि उसकी साइज छोटा होने की वजह से एन ट्रिपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, कैटेनेशन टेंडेंसी कम है, डी ऑर्बिटल है नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ही कम है। इस वजह से नाइट्रोजन बाकी सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है ना? नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। समझना भाई, बहुत अच्छा सा टॉपिक है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। एलिमेंट ई हाइड्रोजन से रिएक्ट करके बनाता है क्या? एलिमेंट ई कोई सा भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सबके सब हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और EH3 टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। EH3 टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। ठीक है ना बेटा? अब ये हाइड्राइड जो है कौन कौन से हुए अपने पास? NH3 हो गया, ठीक है, PH3 हो गया, और कौन सा हो गया? ASH3 हो गया,
है ना, SbH3 हो गया, और कौन सा हो गया, BiH3 हो गया। ठीक है, तो ये अपने पास में हाइड्राइड है। अब अपन इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सभी एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पर उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वैसे तो टेबल एक बार मैंने डिस्कस करी थी जब अपन हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ रहे थे, फिर भी वापस पढ़ना जरूरी है क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे याद नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर से पेश है आपके सामने हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। देखिए NH3, PH3, ASH3, SbH3 और BiH3 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी बोला था NCERT के अंदर पूरी तरीके से उसके डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी और थर्मल स्टेबिलिटी, किसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा, है ना, एंटीमनी वाला जल्दी टूटेगा, जल्दी डिकम्पोज होगा। जल्दी डिकम्पोज होगा तो ज़्यादा हाइड्रोजन देगा, ज़्यादा हाइड्रोजन देगा तो दूसरे का रिडक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, बिस्मथ वाले का होगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, बिस्मथ वाला होगा। नेक्स्ट उसके बाद में बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 वाले का ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज सेंट्रल एटम का ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता जा रहा है और साइज बढ़ेगा तो स्टेरिक क्राउडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साइज ऊपर से नीचे जा रहा है, बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है तो स्टेरिक क्राउडिंग कम हो रही है, स्टेरिक क्राउडिंग कम हो रही है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। यहाँ बॉन्ड एंगल 107 के आसपास आता है और यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री का, याद हो तो ड्रेगोज रूल जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ें बार बार इसीलिए बोलनी पड़ती है बेटा क्योंकि आप लोग लिख नहीं रहे, आप लोग लिखेंगे तो याद होगा और मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए रिक्वेस्ट है बार बार लिखें, लिखे बिना काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, बॉन्ड एंगल के बाद में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, NH3 का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर उसके बाद में SbH3, फिर ASH3 और फिर किसका, PH3। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक्सेप्शन, देखा था अपन ने पहले, SbH3, फिर कौन सा NH3, फिर ASH3 और फिर क्या PH3, क्योंकि फ्लिपिंग की वजह से, फ्लिपिंग लिक्विड स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है, तो फ्लिपिंग की वजह से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो एक्सटेंट है वो कम हो जाएगा। याद आ गया होगा आपको। अब इसमें मेजर पॉइंट जो आता है उस चीज को यहां पे देखो, एंथैल्पी डेल्टा HF। तो डेल्टा HF जो है वो नाइट्रोजन का तो एक्सोथर्मिक है, नाइट्रोजन का कौन सा है बेटा, एक्सोथर्मिक है, बाकी सबका क्या है, एंडोथर्मिक है। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बॉन्ड वीक होता जाएगा और बॉन्ड वीक होता जाएगा इसका मतलब क्या हो गया कि रिलीज एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो डेल्टा HF जो है वो NH3 का तो हो गया आपका एक्सो और बाकी सबका क्या हो गया, एंडो। तो अब मैं इसमें ऑर्डर बनाऊं, रिलीज एनर्जी इन फॉर्मेशन के अंदर रिलीज होने वाली एनर्जी का जब मैं ऑर्डर बनाऊंगा तो NH3 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो तो एक्सो है और ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिलीज एनर्जी की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा एंडोथर्मिक किसका बनना है बेटा, बिस्मथ वाले का बनना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, इसको कंप्लीट करिए। यहाँ पे अपन ने डिस्कस किया एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन और साथ में अपन ने डिस्कस किया रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हाइड्रोजन। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, हेलोजन एंड मेटल्स। कंप्लीट करिए फटाफट से। तो यहाँ पे अपने कंप्लीट हो चुका है रिएक्टिविटी टुवार्ड्स, अच्छा ऑक्सीडेशन हो गया, नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर हो गया और रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ये सब वही सीक्वेंस चल रही है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है और उसी के अकॉर्डिंग अपन पॉइंट टू पॉइंट अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन।
रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन की अपन बात कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या होगा। देखें जनरली जो है एलिमेंट E जो है वो O2 से रिएक्ट करके E2O3 और E2O5 टाइप ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या क्या बोला मैंने, एक तो E2O3 और एक E2O5, क्योंकि E की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +5, इस दो टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। सभी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके E2O3 एंड E2O5 टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो मैंने बोला था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट N2O NO का और NO2 का भी फॉर्मेशन करता है नाइट्रोजन जो है। पर फॉस्फोरस जो है वो P2O PO इन टाइप के ऑक्साइड PO2 टाइप का ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग की बात होती है और मल्टीपल बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन में देखने को मिलती है, फॉस्फोरस में देखने को नहीं मिलती है। फॉस्फोरस वाला जो ऑक्सीजन का मल्टीपल बॉन्ड है वो बेसिकली बैक बॉन्ड है, वो क्या है वहाँ पे बैक बॉन्ड है, ठीक है ना। तो ये तो एग्जिस्ट करेंगे पर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद में अपन इसमें एक और पॉइंट आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। वैसे तो अपन ने नेचर ऑफ ऑक्साइड के अंदर डिस्कस किया था, बार बार पढ़ने में याद होगा, ठीक है ना। अभी देखना जैसे मैं बोलूँगा आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि किसका कौन सा नेचर है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा एम्फोटेरिक है। देखें यहाँ पे जितने भी +5 ऑल +5 ऑक्साइड्स नाइट्रोजन फैमिली के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ऑल +5 ऑक्साइड्स आर एसिडिक, है ना बेटा। चाहे वो मेटल का हो, चाहे वो नॉन मेटल का हो, चाहे वो मेटलोइड हो, सबके सब कैसे होते हैं यहाँ पे अपने एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं सबके सब एसिडिक, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बात करें तो N2O3 P2O3 AS2O3 Sb2O3 और Bi2O3। देखें ये तो हो गए आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो ये तो हमेशा कौन से होंगे बेटा अपने, ये होंगे एसिडिक, ठीक है। उसके अलावा जब आप आओगे आर्सेनिक एंटीमनी पे तो ये होंगे एम्फोटेरिक। याद करो जनाब अली गाए सुना करे वो सभी आसमा के प्रभु। तो ये जो अपना आर्सेनिक और एंटीमनी है ये दोनों के दोनों कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। बिस्मथ का मेटेलिक ऑक्साइड है और +3 वाले मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं बेटा, बेसिक होते हैं। तो ये बेसिक नेचर का हो जाएगा। इसके अलावा दो चीज और आती है इसमें कि NO और N2O, ये दोनों के दोनों कौन से ऑक्साइड है बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो इसी के साथ में अपना रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन भी कंप्लीट होता है। फिर से वापस सुनिएगा, ये जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, E2O3 एंड E2O5 टाइप ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना। ये जनरल ऑक्साइड्स होते हैं। नाइट्रोजन जो है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऑक्साइड बना लेता है, क्योंकि नाइट्रोजन की मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। पर फॉस्फोरस लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि फॉस्फोरस का मल्टीपल बॉन्ड अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। ऑल एलिमेंट जितने भी एलिमेंट है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है में एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है। फिर बात करें N2O3 P2O3, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। जो अपन ने नेचर ऑफ ऑक्साइड पढ़ा था उससे भी अपन रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा NO N2O जो कहे वो किस तरीके के होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट करिए फटाफट से, ये ऑक्साइड्स फटाफट से लिखिए, फिर अपन रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन डिस्कस करेंगे। चलिए तो रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन क्या है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है ना, तो ऑक्सीजन का काम तो चल जाता है कि वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा सकता है, क्योंकि स्टेरिक क्राउडिंग का कोई चक्कर नहीं होता है, ऑर्बिटल के प्रेजेंस का कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है ना। पर जब अपन हेलोजन की बात करते हैं तो हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। तो अगर आपको 5 हेलोजन जोड़ने, 5 बॉन्ड बनाने हैं तो आपको 5 ही हेलोजन चाहिए, वहाँ पे 5 ही हेलोजन एटम चाहिए, 5 ही बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा। पर जब आपको ऑक्सीजन के साथ 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 एटम में भी काम चल जाएगा। 2 तो डबल बॉन्ड बना लेंगे और 1 सिंगल बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से भी काम चल सकता है, किसके केस में, ऑक्सीजन के केस में। पर हेलोजन के केस में इससे काम नहीं चलेगा, वहाँ पे तो आपको 5 एटम जोड़ने ही पड़ेंगे। 5 एटम जोड़ने का मतलब स्टेरिक क्राउडिंग के चांसेस भी होंगे। चलिए तो देखें यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स
ऑक्सीजन अपना हो गया है और यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन, है ना। तो E जो है वो हेलोजन X2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा बेटा, EX3 और EX5 टाइप के हेलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या बोला मैंने, EX3 एंड EX5 टाइप के हेलाइड का फॉर्मेशन करेगा। ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड और एक्साइटेड स्टेट में 5 बॉन्ड। फिर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो EX3 तो बनाता है पर EX5 नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, 3 के बाद 5 भी है पर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास कोई d ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट नाइट्रोजन के बाद में अपन बात करें तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सब के सब EX3 और EX5 टाइप के हेलाइड्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हेलाइड्स में, अच्छा ये क्यों कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है तो इजीली 5 बॉन्ड भी बना लेंगे, 3 बॉन्ड भी बना लेंगे। पर बिस्मथ की आपको याद होगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है, तो ओनली समझना, ओनली नॉन पेंटा हेलाइड ऑफ बिस्मथ इज, देखो यहां से क्वेश्चन बन गया BiF5, BiCl5, BiBr5 और BiI5, इनमें से कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बिस्मथ +5 स्टेबल रहेगा किसके साथ में, क्या F- के साथ में या I- के साथ में, क्योंकि आपको एक ही चूज करना है, या तो आप एक्सट्रीम इधर वाला करोगे या एक्सट्रीम इधर वाला करोगे, ठीक है ना। बीच वाला की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो बात ही खत्म हो गई। अब देखो बिस्मथ +5 अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि +5 वाला जाना चाहता है +3 में, इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है और F- से इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, I- से। I- से अगर बिस्मथ +3 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिएक्शन हो गई तो अनस्टेबल हो गया, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओनली नॉन पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ इज BiF5। समझ में आई बात, ठीक है। ऑल हेलाइड्स आर कोवेलेंट, सबके सब कौन से बेटा, कोवेलेंट है, ठीक है ना। कोई भी यहाँ पे आयनिक देखने को नहीं मिलेगा। बिस्मथ का प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा, बाकी सबके जो है बिस्मथ का फ्लोराइड जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होगा, बाकी सबके सब कैसे होंगे बेटा, यहाँ पे आयनिक नेचर के होंगे। कौन से, कोवेलेंट नेचर के होंगे, क्योंकि नॉन मेटल है और पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सबके सब किस नेचर के होंगे, कोवेलेंट नेचर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करें +5 मतलब पेंटा हेलाइड्स are more covalent in comparison of ट्राईहेलाइड। ये तो आप भी बता सकते हो, है ना, क्योंकि पेंटाहेलाइड का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और ट्राईहेलाइड का मतलब +3। ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, +5 वाले या +3 वाले, +5 वाले, ठीक है ना। क्यों होंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ता है, पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में एक और पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे हेलाइड से रिलेटेड। अमंग NX3 only NF3 is stable, other are अनस्टेबल। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए है कि नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में मिलता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, बॉन्ड एनर्जी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वो क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से कंपनसेट प्रॉपरली हो नहीं पाती है। तो NCl3, NBr3, Ni3 हाईली अनस्टेबल होते हैं और हाईली अनस्टेबल होते हैं इसलिए NCl3 को एक्सप्लोजिव की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। 1 मोल NCl3 ½ मोल N2 और 3/2 मोल Cl2 के अंदर जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, 1 मोल जो है वो 2 मोल देता है। बम बनाने की यहाँ पे काम हो गया है कि NCl3 जो है एक्सप्लोजिव है, क्योंकि 1 मोल 2 मोल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो प्रेशर बढ़ेगा तो अपन इसको एक्सप्लोजिव की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अपना कंप्लीट हो गया है कौन सा, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स हेलोजन। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसके अंदर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल। बहुत छोटा सा टॉपिक है
है ना, 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स मेटल, ये तो अपन ने अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के टाइम पे भी डिस्कस किया था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका मतलब मेटल के साथ में ये एलिमेंट रिएक्शन करके M+X और E-3 टाइप के कंपाउंड बनाते हैं, पर ऊपर से नीचे जाने पर कंपाउंड, इस तरीके के कंपाउंड बनने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि मेटालिक नेचर बढ़ता है, और मेटालिक नेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, ना कि लेने की टेंडेंसी बढ़ती है। इसलिए बिस्मथ फिर भी बनाता है, पर फिर भी यहाँ पे अपन देखें जनरल कंपाउंड M+X और E-3 बनता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ये समझना कि NCERT जो है ना उसमें करेक्शन है, वहाँ पे Na3AS आएगा, उसमें गलत लिख रखा है उन्होंने, Na3AS आएगा, फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, उसको आप करेक्ट कर लेना। ठीक है। इसी के साथ में अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती है, और फिर आज का यहीं पे अपना लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा अपन डिस्कस करेंगे डाई नाइट्रोजन, अमोनिया, और आप NCERT पढ़ते जाइए, एक एक पॉइंट रिलेट करते चले जाइए, हर लाइन के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाइए, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो आपको रीजंस देखने को मिलेंगे, पढ़ने में मज़ा आएगा। और बेसिकली मैं आपको टॉपिक ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर वापस से सारे रिवाइज करवा रहा हूँ, इस वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। और क्वेश्चंस करिए, अगर कुछ होमवर्क पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट करिए, और जो भी डाउट हो वो आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।